हाँ, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन परिचय रेखा क्या होता है के बारे में और इस संख्या रेखा के बारे में पढ़ा था। विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में देखा था। संख्या में विभिन्न प्रकार की संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। ये संख्याएं क्या क्या होती हैं, इनकी परिभाषा हमने देख ली। प्राकृत संख्या के बारे जल्दी जल्दी से हम पिछली क्लास में जो कुछ भी पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद वहां से आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो प्राकृत संख्या के बारे में हमने पढ़ा था कि गिनती की सभी संख्याएं जो एक से शुरू होकर और अनंत तक जाती हैं उनको प्राकृत संख्या कहते हैं और अंग्रेजी में इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक। पूर्ण संख्या क्या कहा था? प्राकृत संख्या के परिवार में जीरो को और मिला देने से एक से लेकर अनंत तक की संख्या प्राकृत संख्या है और उसमें जीरो भी मिला देंगे तो जीरो से लेकर के जीरो एक दो तीन चार ऐसे अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्या है। अब पूर्णांक संख्या क्या था? पूर्णांक संख्या था कि जीरो से लेकर अनंत तक और एक से जो बाकी एक दो तीन चार है इन सब का ऋणात्मक वाला पार्ट भी अगर इसमें मिला देते हैं तो उसको उन सभी संख्याओं को एक साथ पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि जो कि हो जाएगा आपका माइनस अनंत से लेकर के ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते -3 -2 -1 दो एक दो तीन ऐसा ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। और उसके बाद हमने परिमेय संख्या की परिभाषा देखी थी। तो परिमेय संख्या की परिभाषा में क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि परिमेय संख्या क्या होता है? कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जिसमें कि p और q पूर्णांक संख्या है तथा q जीरो के बराबर नहीं है तो ऐसी संख्या को पूर्णांक परिमेय संख्या कहते हैं। पूर्णांक नहीं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। तो अभी परिमेय संख्या के बारे में हमने कुछ चीजें देखी थी। उसके बाद परिमेय संख्या के कुछ उदाहरण देखे थे। जैसे कि अगर आपको कहा जाए कि 2/3 तो 2/3 क्या एक परिमेय संख्या है? जी हाँ, 2/3 बिल्कुल परिमेय संख्या है। आप कहोगे कि हाँ परिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि देखो ये p बटा क्यू के रूप में लिखा हुआ है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसमें p क्या है? 2 और q क्या है? और ये क्या, ये दोनों पूर्णांक हैं? हाँ, 2 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है। तो 2 और 3 पूर्णांक हो गए। क्या q जीरो है? नहीं, 3 है। तो ये एक परिमेय संख्या है। ये तीनों चीजें p बटा क्यू के रूप में लिखा जाना चाहिए, साथ साथ में p और q पूर्णांक होना चाहिए और q जीरो नहीं होना चाहिए। तीनों शर्तें जब पूरी होंगी तब हम कहेंगे कि दी हुई संख्या परिमेय संख्या है। जैसे कि आपके पास अगर एक और संख्या दिया गया है, मान लो 13/27, क्या ये एक परिमेय संख्या है? ये भी देखो p बटा क्यू के रूप में तो लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है p 13, क्यू के जगह पे 27 और नीचे में जो लिखा हुआ है वो क्या जीरो है? नहीं है। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। इसके बाद हमने देखा था कि कोई भी ऐसी संख्या जैसे 3, क्या 3 एक परिमेय संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल 3 परिमेय संख्या है। क्यों? 3 को आप लिख सकते हो 3/1। तो ये हो गया p बटा क्यू के फॉर्म रूप में और जिसमें p और q दोनों पूर्णांक हैं और q जीरो नहीं है तो तीन तीन भी एक परिमेय संख्या है। ऐसे अगर मान लो कहा जाए -5, क्या -5 एक परिमेय संख्या है? तो आप कह सकते हो -5 को भी हम -5/1 लिख सकते हैं और -5/1 p बटा क्यू के रूप में हो गया। p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है और q जीरो के बराबर नहीं है। ये तीनों शर्तें जब पूरी होती हैं तो क्या कहते हैं? ये एक परिमेय संख्या है। अब देखो ये सब अभी हमने जितने भी उदाहरण देखे हैं वो सब परिमेय संख्या के उदाहरण देखे हैं। तो क्या आपसे अगर कहा जाए कि सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होंगी तो आप क्या क्या कहोगे? प्राकृत संख्याएं जैसे प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है? एक, दो, तीन, चार। तो ये सभी क्या परिमेय संख्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक को आप 1/1 लिख सकते हो, दो को 2/1 लिख सकते हो, तीन को 3/1 लिख सकते हो, चार को 4/1 लिख सकते हो। देखो ये सभी परिमेय संख्या है। p बटा क्यू के रूप में लिखा हुआ है। p और q पूर्णांक है और q जीरो नहीं है तो ये सभी सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या है। अब आपसे एक और चीज देखने वाली बात है, क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? आप सोचो, क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। जीरो को आप लिख सकते हो 0/1। p और q पूर्णांक है, जीरो भी एक पूर्णांक है, वन भी एक पूर्णांक है और नीचे में जो लिखा हुआ है q, ये क्या जीरो के बराबर है? नहीं है। तो जीरो भी एक परिमेय संख्या है। तो ऐसा कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। इसी तरह से -5 ये भी परिमेय संख्या है, -4 ये भी परिमेय संख्या है। तो सभी पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। ये तीनों चीजें आप लिख लेना नोट्स में, अपने नोट्स में भी कॉपी बनाते हो वहां पे लिखो, नोट करके ऐसे लिखो NOTE या फिर हिंदी में लिखो नोट, लिखो सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती है। उसके बाद सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। के बाद तीसरे नंबर में लिखो सभी
पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक। अब इसके आगे हमने क्या पढ़ा था, इसके आगे हमने पढ़ा था, इसके बाद हमने देखा था कि संख्या रेखा क्या होता है। ठीक है, एक बार और फिर से संख्या रेखा के बारे में बात करूंगा। ठीक है, क्योंकि पिछली क्लास का अभी जस्ट शुरू किया है ना, तो एक बार अच्छे से देख लेना सही रहेगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग, फिर आपको लगेगा कि बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे इसकी गति को बढ़ाएंगे और स्पीड में पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी, जैसे इतना ही तेज भी पढ़ेंगे कि आपको समझ में भी आए। ऐसा नहीं कि हम तेज पढ़ रहे हैं और समझ में नहीं आए, तो फिर कोई फायदा नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको संख्या रेखा के बारे में, मैं संख्या रेखा पहले हम लोग बात करेंगे। संख्या रेखा क्या होता है? संख्या रेखा। ठीक। संख्या रेखा, देखो संख्या रेखा मतलब एक रेखा है, रेखा जिसके बीच में हम जीरो को रखते हैं। मैंने कल भी बताया था और आज उसका जस्ट एक रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि कल थोड़ा सा कुछ वीडियो में प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए इसको फिर से देख रहे हैं। ठीक। तो इसके दाहिनी तरफ सभी धनात्मक संख्याएं रखते हैं। जीरो के बाईं तरफ सभी ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक को ऐसा माइनस भी मतलब निगेटिव, ऋणात्मक। ठीक। ऋणात्मक। और ये धनात्मक। ठीक है। और ये ऐसा तीर लगाने का मतलब है कि ये इधर बढ़ते बढ़ते अनंत तक जाएगा। इधर तीर लगाने का मतलब है ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। तो धनात्मक संख्या है तो प्लस अनंत, और ऋणात्मक संख्या है तो माइनस अनंत। अनंत को अंग्रेजी में इन्फिनिटी कहते हैं। बीच में जीरो रखेंगे, इसके बाद इधर सभी धनात्मक संख्याओं को रखेंगे, जैसे एक, दो, तीन, चार, ऐसा आगे बढ़ता जाएगा। इसकी तरफ ऋणात्मक संख्याओं को रखेंगे, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, ऐसे ये इस तीर। अब ये देख लो, जीरो से जैसे जैसे हम दाहिनी तरफ जाते हैं, संख्याओं की वैल्यू, मान उनका बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे हम बाईं तरफ जाते हैं संख्याओं का मान घटता है। ठीक है। जैसे देखो, एक को हम लेते हैं, एक के दाहिनी तरफ क्या है, दो। दो एक से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है। लेकिन एक के बाईं तरफ क्या है, जीरो। अब जीरो एक से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है। तो किसी भी संख्या की बाईं तरफ वाली जितनी संख्या होंगी उससे छोटी होंगी, दाईं तरफ वाली जितनी संख्या होंगी उससे बड़ी होंगी। जैसे अब निगेटिव में देखो, माइनस दो। माइनस दो के बाईं तरफ क्या है, माइनस तीन। माइनस तीन माइनस दो से बड़ा होगा या छोटा होगा? चूंकि ये बाईं तरफ है इसलिए ये छोटा होगा। और माइनस एक माइनस दो से बड़ा होगा या छोटा होगा? क्योंकि ये बाईं तरफ है इसीलिए ये माइनस दो से माइनस एक बड़ा होगा। ठीक। तो ये हो गया संख्या रेखा। अब देखो, तुल्य परिमेय संख्या। संख्या रेखा उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक। ये सब आपने पीछे की क्लास में भी पढ़ा होगा, एट्थ क्लास, सेवेंथ क्लास में भी। सिक्स क्लास से संख्या रेखा पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। देखते हैं कि तुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तुल्य परिमेय संख्याओं का मतलब होता है कि वो संख्याएं तो अलग अलग होंगी लेकिन उनका मान एक जैसा होगा, वैल्यू एक जैसी होगी। जैसे कि एक बटा दो। ठीक। अब एक बटा दो लिखा हुआ है, या फिर आपके पास एक लिखा हुआ है चार बट्टा, एक जगह लिखा हुआ है आपका 10 बटा। अब देखो, एक बट्टा दो को, चार बट्टा आठ, चार बट्टा आठ को आप इसको अगर साधारण इसको सरल करके लिखेंगे, सरल फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं चार एकम आठ। ये भी एक बट्टा दो के बराबर है। ऐसे ही 10 बट्टा 20 भी क्या है, एक बट्टा दो के बराबर। 10 एकम दो, 10 दूनी 20, एक बट्टा दो के बराबर है। चार बट्टा आठ भी एक बट्टा दो के बराबर है। 10 बट्टा 20 भी एक बट्टा दो के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि 1/2, 4/8 और 10/20 ये सभी क्या है? ये सभी तुल्य परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्याएं हैं और ये सभी तुल्य परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि ये हैं तो अलग अलग लिखे हुए, लेकिन इनका मान जो है वो बराबर है। ठीक, जब संख्या रेखा पर इनको निरूपित किया जाएगा तो 0 मान लो, यहाँ पर 1 मान लो। 1/2 क्या है? 1 से तो छोटा है, आधा होता है ना। तो यहाँ से 0 और 1 है, तो इन दोनों के बीच में कहीं पे 1/2 आएगा। और इसी के जगह पे अगर 4/8 भी लिखना हो तो यहीं पर दिखा सकते हैं, 10/20 भी यहीं पर दिखा सकते हैं। तो इससे एक चीज क्या देखने को मिल रही है कि अलग अलग परिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर एक ही जगह पर हम दिखा सकते हैं, और वो सभी संख्याएं क्या हैं? तुल्य परिमेय संख्या। ठीक है, ये इसी जगह पर 1/2, 4/8 और 10/20 में, क्योंकि इन सब का मान बराबर है, संख्याएं अलग अलग लिखी हुई, यहाँ पी में 4 है, क्यू की जगह पे 8 लिखा हुआ है, लेकिन का मान भी 1/2 के बराबर ही है अगर सरल रूप से देखा जाए तो। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? तुल्य परिमेय संख्याएं या तुल्य भिन्न कहते हैं। ठीक, यहाँ से आप एक चीज और देखिए, कोई भी भिन्न जब लिखते हैं, मान लो 3/5, ऊपर में जो लिखा हुआ है उसको क्या कहते हैं? अंश। और नीचे जो लिखा होता है उसको क्या कहते हैं? हर। ठीक, किसी भी भिन्न को अंश बटा हर के रूप में हम लिखते हैं। ठीक, अब किसी भी भिन्न में 3/5, इसके ऊपर और नीचे अंश और हर में अगर समान संख्या से गुणा करते हैं, मान लो 3 को भी 2 से गुणा कर दिया और 5 को भी 2 से गुणा कर दिया, ठीक, तो क्या आएगा? 6 और ये नीचे 10। तो ये 3/5 के तुल्य परिमेय संख्या हो गई। ठीक, ये क्या हो गया? तुल्य परिमेय संख्या किसी भी, और इनका मान बराबर ही रहता है, 3/5 और 6/10 दोनों बराबर है। इससे एक चीज और समझ में आई, किसी भी भिन्न के ऊपर और नीचे समान संख्या से गुणा करने पर जो परिमेय संख्या प्राप्त होगी वो पहले वाली परिमेय संख्या के बराबर ही होगी। 3/5 और 6/10 क्या है? बराबर है। ठीक, और इसी को 3/5 और 6/10 को तुल्य परिमेय संख्या या तुल्य भिन्न कहते हैं। आगे समझ में? ये चीज आप याद रखना, आगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी कि ऊपर और नीचे समान संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो पहले वाली संख्या के बराबर होती है। ठीक, इतना हमने पहले भी पिछली क्लास में पढ़ लिया था, उसको हमने एक बार फिर से देख लिया। ठीक, अब इसके आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कुछ उदाहरण के प्रश्न हैं, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर देना है। ठीक, पहला प्रश्न कहता है प्रत्येक पूर्ण संख्याएं एक प्राकृत संख्या होती है। ये मैंने आपको नोट में लिखवाया है। पूर्ण संख्याएं क्या क्या होती हैं? 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, ये सभी क्या है? पूर्ण संख्या है। और हर एक पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या होती है? तो बताओ, पूर्ण संख्या में क्या है? 0 भी। और प्राकृत संख्या क्या होती है? 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं। ये है प्राकृत संख्या, ये है पूर्ण संख्या। तो क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या भी है? सभी पूर्ण संख्याएं तो प्राकृत संख्याएं नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है जो कि प्राकृत संख्या तो नहीं है, तो इसीलिए यह कथन असत्य है। असत्य है क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है, परंतु यह प्राकृत संख्या नहीं है। अब देखो दूसरा प्रश्न, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। ये हमने लिखवाया है आपको, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि पूर्णांक को हम किसी भी पूर्णांक को, मान लो कोई भी पूर्णांक है, ले लो -16, ये एक पूर्णांक है, इसको आप -16/1 लिख सकते हो। कोई भी पूर्णांक है, मान लो कि m हम अंग्रेजी का अक्षर है, ऐसे इसको जब ऐसा कंडीशन आता है कि m की वैल्यू जैसे हम कुछ भी रख सकते हैं, m मान लो एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक संख्याएं जितनी भी है माइनस अनंत से लेकर के -3, -2, -1, 0, 1, 2, ऐसा जितनी भी संख्याएं अनंत तक, वो सभी को हम मान लेते हैं पूर्णांक। इसमें से कुछ भी हम रखेंगे तो वो एक पूर्णांक संख्या है, तो m की जगह पे कोई भी पूर्णांक संख्या रखें उसको हम m/1 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 5 को 5/1 लिख सकते हैं, 6000 को भी आप 6000/1 भी लिखोगे तो बात एक ही है, 6000 ही है। तो ये सभी p/q के फॉर्म में भी है, और p और q पूर्णांक है और q 0 नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या भी होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब देखो,
क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक हो सकती है? ये तो नहीं हो सकती है। परिमेय संख्या तो 1/2 भी है, लेकिन क्या 1/2 एक पूर्णांक है? पूर्णांक का मतलब पूरा अंक, इसमें कुछ बट्टा नहीं होना चाहिए, बट्टा में सिर्फ एक हो सकता है, नीचे में एक लिखा है। पूर्णांक क्या है? जैसे 5, 7, ये है पूर्णांक, पूरा अंक। इसको आप 5/1 भी लिख सकते हो, लेकिन 5/2, 5/2 का मतलब हो गया कि 5 का 2 भाग। बट्टा का मतलब क्या होता है? नीचे में जो है उससे ऊपर वाले का भाग करना, ठीक है? 7/2 यानी कि 7 को 2 भागों में बांटना, ठीक? तो ये तो पूरा अंक नहीं रह गया, पूर्णांक नहीं है, तो परिमेय, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती। जैसे आप इसको धीरे धीरे और जब आगे पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, अभी एक तरह से याद भी। प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। ये कुछ उदाहरण है। इस ऐसी चीजें जब बार बार आएंगी, पूरा चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, तब तब आप अच्छे से समझ में भी आएगा और धीरे धीरे याद भी होगा। ऐसे कुछ याद, ऐसा नहीं है कि आपको बैठ के रटना है, लेकिन अब इतनी बार ही ये चीजें आएंगी कि आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अब किसी दो नंबर के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना देखेंगे, ठीक? इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे एक प्रश्न है, 1 और 2 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 1 और 2, ये दो पूर्णांक हैं, एक भी एक पूर्णांक है और दो भी एक पूर्णांक, और इन दोनों के बीच में आपको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसके दो विधि होते हैं, ठीक? एक तरीका ये होता है कि इसके बीच में इन दोनों को पहले जोड़ दो और इसको 2 से भाग दे, जोड़ के 2 से भाग दे तो इन दोनों के बीच की एक परिमेय संख्या आ जाएगी, ठीक? 2 1 3/2, ये हो गया एक परिमेय संख्या। अब ये जो परिमेय संख्या आया, इसको आप इन दोनों में से किसी एक में जोड़ो और उससे फिर 2 से भाग दे दो। जैसे 3/2 1, और इस पूरे को 2 से भाग दे दो। इसको भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा आपको, 2 3 + 2/2, तो 5/2/2, ठीक? तो 5/2, और बट्टा का मतलब क्या होता है? भागा। 5/2 भागा 2, इसको आप लिख सकते हो 5/2 गुने 1/2 बराबर 5/2। ये भी एक परिमेय संख्या, जो कि इन दोनों के 1 और 2 के बीच में आएगी। ये एक तरीका है, ठीक? और एक और तरीका, यदि आपको किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, तो शुरू की परिमेय संख्या, जैसे इस प्रश्न में दिया हुआ है 1 और बाद की परिमेय संख्या 2, तो इसको मान लेते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न में 1 2 है, कहीं 5 7 भी हो सकता है, 8 10 भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि पहले वाली जो संख्या है वो आर, और बाद वाली जो संख्या है वो एस। अब आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जिस दो संख्याओं के बीच आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा, वो दोनों परिमेय संख्याओं में से पहले वाला आर होगा, दूसरा वाला एस होगा, ठीक? मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में हमको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर आर की जगह पे 1 है और एस की जगह पे 2 है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो अभी हमने तरीका बताया, ये यही तरीका है, ठीक? यही जो, तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, आर और एस को जोड़ते हैं और उसके बाद 2 से भाग दे देते हैं, ठीक? तो ये जैसे हमने यहाँ पे, ये था आर, ये था एस, हमने आर और एस को जोड़ा, आर प्लस एस बट्टा 2 बराबर, आर की जगह पे 1 था, एस की जगह पे 2 था, आर और एस को जोड़ा और 2 से हमने उसको भाग दे दिया, तो 3/2 आया, ठीक? तो 3/2 1 और 2 के बीच की एक परिमेय संख्या है। अब इसी प्रक्रिया में आप 1 और 2 के बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब यही है कि इन दोनों को जोड़ा, फिर 2 से भाग दे दिया, अभी 3/2 आया, फिर 1 और 3/2 को जोड़ो, फिर 2 से भाग दे दो, फिर 3/2 और 2 को जोड़ो, 2 से भाग दे दो। दो संख्याओं को लेकर के 2 से जोड़ेंगे। जैसे देखो, 1 और 2 के बीच में यहाँ पे हमारा आ गया 3/2। अब ये मान लो आर और ये मान लो एस, इन दोनों के बीच की जो परिमेय संख्या होगी, वह भी तो 1 और 2 के बीच के ही होंगे, तो उसको निकाल लेंगे। फिर इन दोनों के बीच में 3/2 और 2 के बीच में जो परिमेय संख्या होगी, वह भी तो 1 और 2 के बीच में होगी, फिर इसको निकाल लेंगे। फिर इसको और इसको ले लेंगे, इसके बीच का निकाल लेंगे, फिर इसको और इसको ले लेंगे, इसके बीच का निकाल लेंगे। इस तरह से अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ये है तरीका एक। एक और तरीका होता है, अन्य विकल्प है कि एक ही चरण में सभी 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर, ठीक? वो कैसे करते हैं? जैसे हमें कितनी संख्याएं ज्ञात करनी थी? 5। तो 5 को पहले हम 1 से जोड़ देंगे, 5 + 1 बराबर क्या हो जाएगा? जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक? जैसे 7 ज्ञात करना होगा तो 7 में 1 जोड़ देंगे, 5 ज्ञात करना है तो 5 में 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे तो 5 ज्ञात करना है, और भी प्रश्न करेंगे तो धीरे धीरे आप समझोगे। यहाँ पे 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो 5 + 1 कितना हो गया? 6।
अब क्या करेंगे, इस 6 को हम कोई भी भिन्न हम कैसे लिखते हैं आपको बताया था, अंश बटा हर, ठीक है, ताकि आपको समझ में। अब इस 6 को क्या मान लेंगे हम, हर, नीचे वाला, नीचे में क्या होता है हर, 6 को हमने हर मान लिया, ठीक। अब इस 6 को हर बनाकर हम 1 और 2 के बीच परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं। जैसे देखो, अब हमें किसके किसके बीच निकालना है, 1 और 2 के बीच। अब 1 क्या होता है, 1 6/6 अगर हम लिखें, जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें हमने 1 जोड़ दिया तो 6 हो गया, 6 हो गया, 5 + 1, 6/6 क्या होता है, 1 के बराबर होता है। 6 से 6 कट जाएगा, वो आ जाएगा 1, ठीक। अब देखो, 2 कितने कैसे लिख सकते हैं, 12/6, ठीक। तो 1 के तुल्य भिन्न क्या हो गया, 1/6, और 2 के तुल्य भिन्न क्या हो गया, 12/6। अब इसके बीच में हम आराम से परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, 1 की जगह पे 6/6, 2 के जगह। अब इसके बीच देखो कौन कौन से, 7 ये 6/6, उसके बाद 7/6, 8/6, 10/6, 11/6, 1 2 3 4 5, ये सभी परिमेय संख्याएं क्या हैं, 1 और 2 के बीच में है। 1 और यहाँ 2, 1 को हमने लिख दिया तुल्य भिन्न के रूप में 6/6, 2 को लिख दिया 12/6, और इसके बीच में लिख दिया परिमेय संख्या 6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/, ये पांचों क्या है, 6/6 और 12/6 के बीच के 5 परिमेय संख्या, और 6/6 क्या है, 1 है, और 12/6 क्या है, 2 है। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, फाइनली ये जितने भी परिमेय संख्या हैं, ये 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या है। अगर आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो हम इसको और भी आगे देखेंगे, 2 3 और क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, समझ में आएगा, क्योंकि 2 4 सवाल जब और करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं कि इतना तक आपको समझ में आया होगा। आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे की क्लास हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है।